हल्की चेतावनी, ये वीडियो 18 प्लस के लिए है। अगर आप 18 से कम हैं तो इसे स्किप करना बेहतर है। और अगर कुछ अच्छा देखना हो तो पैथ ऑफ इमोर्टैलिटी, ज़ायान या कोर जेनेसिस ट्राई करें। अध्याय 176। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम मुझे अपने लिए एक निम्फोमेनियक भी बना सकते हो। क्या तुम पहले से ही काफी घमंडी नहीं हो? मैं तो तुम्हें नाराज करने की हिम्मत भी नहीं करती। हुओयुन लियूली की फुसलाहट भरी आवाज सुनकर अर्जुन को लगा कि उसके सामने खड़ी यह महिला उन सभी में सबसे अधिक स्त्री सुलभ थी जिनसे उसकी मुलाकात हुई थी। अर्जुन के बाहर जाने से पहले हुओयुन लियूली ने उसे 10 लाख तौले के चांदी के नोट्स दिए, जिससे वह दंग रह गया। सोचना कि वह इतनी उदार थी। हालांकि वह चाहता था कि वह उसे और अधिक देता कि वह महंगी चीजें खरीद सके जिन्हें वह पसंद कर सकता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे इतना अधिक देगी। ये बहुत ज्यादा हैं। अर्जुन ने चांदी के नोट्स को देखा और कड़वे मुस्कान से मुस्कुराया। अगर मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए फलों को सूप में डालकर बेचूं, तो मैं तुम्हें मुनाफे का केवल एक छोटा हिस्सा दे रही हूं। मैं पहले से ही तुम्हारे साथ कोई सीमा नहीं बना रही हूं, तो अब तुम मुझे बाहरी व्यक्ति क्यों समझ रहे हो? हुओयुन लियूली ने शरारत से कहा और चांदी के नोट्स को अर्जुन के हाथों में थमा दिए। अर्जुन ने अपने पास आए इस विशाल ढेर के चांदी के नोट्स को देखकर कड़वा मुस्कान दिया। वह तय नहीं कर पा रहा था कि वह समझदार है या तेज तर्रार। उसने पहले ही ड्रंकन फ्रेग्रेंस फ्रूट्स के 400 फल निकाल दिए थे। घटनाओं के इस नाटकीय मोड़ के कारण अर्जुन अर्थली पैराडाइज में ठहरा। जब उसके पास कुछ करने को नहीं होता था तो वह आसपास, खासकर नीलामी हॉल में खरीदारी करता था। हालांकि उसने पहले कुछ बार नीलामी हॉल का दौरा किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वहां कोई दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध नहीं थीं। अर्जुन ने एक ताबीज की बोली लगाई, केवल इसलिए क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा उसे याद था। इसका रूप एक सुनहरे ताले जैसा था जिस पर अच्छी कारीगरी की गई थी। ये पश्चिमी कल्पना में सबसे निम्न स्तर का आभूषण था, लेकिन यहाँ इसकी कीमत 1 लाख तौले चांदी तक पहुंच गई थी। अपनी पहली यात्रा के बाद से अर्जुन हमेशा परेशानी से बचने के लिए वीआईपी कमरों में जाना चुनता था। उसे अभी भी यहाँ की वर्दीधारी महिलाओं में से किसी का स्वाद चखने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि हुओयुन लियूली को अर्जुन के साथ रहने की आदत थी। इस कारण से जब भी वह यहाँ आता उसे लगता कि उसने 1000 तौले चांदी बर्बाद कर दी। ईमानदारी से कहें तो अर्जुन की इन महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो हजारों या लाखों पुरुषों से गुजर चुकी थीं। हालांकि एक मालिश का आनंद लेना अभी भी अच्छा लगता। अर्जुन का ताबीज के लिए कोई उपयोग नहीं था क्योंकि यह केवल एक सुनहरा दीर्घायु ताला गोल्डन लॉन्जेविटी लॉक था, लेकिन इस पर अच्छी कारीगरी थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसके गले में पहले से ही उसकी देवी जैसी गुरु द्वारा दिया गया एक चंद्रकांत पत्थर मूनस्टोन था, जिसे वह उतारना नहीं चाहता था। तुम्हारे लिए। जब उसने देखा कि ताले में कुछ अनूठा नहीं है तो उसने इसे हुओयुन लियूली को दे देने का फैसला किया। मेरे लिए। हुओयुन लियूली का सेक्सी और सुसंस्कृत चेहरा आश्चर्य से भर गया। हर बार जब अर्जुन उसका चेहरा देखता तो उसे इसे अपने हाथों से छूने की एक उत्कंठा होती थी। उसकी आंखें बहुत मोहक थीं और उसकी नाक विशेष रूप से लंबी थी। उसके आकर्षक छोटे मुंह के साथ उसकी सुंदर विशेषताओं को जोड़ने पर उनमें एक अनूठी सुंदरता थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यंग मास्टर पैन ने कहा था कि वैन रेन वू शुआंग उतनी आकर्षक नहीं थी जितनी वह। क्या तुम्हें ये पसंद है? तुम्हें ये पसंद नहीं? अर्जुन के हाथ अजीब तरह से हवा में ही रह गए। आखिरकार ये केवल 10,000 तौले चांदी की चीज थी। शायद ये हो सकता है कि उसे उसके उपहार पसंद न आए हों। मैं चाहती हूं कि तुम इसे मेरे लिए पहनाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन एक पल के लिए दंग रह गया, फिर उसने अपने हाथ उसके काले लंबे बालों के बीच से होकर उसकी गर्दन के पीछे तक ले गए। उनके चेहरों के बीच की दूरी एक मुट्ठी से भी कम थी। अर्जुन को उसकी सुंदर लंबी नाक से निकली हवा की सुगंध महसूस हुई। उसे यहाँ किसी ऐसी चीज की आवश्यकता थी जो निर्दोष त्वचा को और अधिक कोमल चमकदार बना सके। हालांकि अर्जुन की नाक उतनी लंबी और सेक्सी नहीं थी जितनी उसकी, लेकिन वह सीधी थी। इसलिए उनकी नाकें आपस में हल्के से छू गईं। वह क्षण इतना सुंदर था कि सांस रुकने लगी, मानो उनके दिल टकरा गए हों। यह एक असाधारण रूप से दिल दहला देने वाला पल था। अर्जुन ने देखा कि उसकी सफेद पारदर्शी त्वचा पर गुलाबी रंग का एक हल्का धब्बा उभर रहा था। इसने उसे करीब से देखने पर और अधिक भव्यता प्रदान की। सुंदर। हुओयुन लियूली की मनमोहक उपस्थिति देखने के बाद अर्जुन ने धीरे से कहा। अर्जुन भी थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। हुओयुन लियूली एक मजबूत इरादों वाली और शांत महिला के रूप में दिखाई दी थी जो शी किंगजुआन के समान थी। इसके अलावा अपने दर्जे और शक्ति के कारण वह सभी द्वारा सम्मानित भी थी। यहाँ तक कि सांगलांग देश के कुछ प्रतिभाशाली या मजबूत पृष्ठभूमि वाले युवाओं भी अपनी कमी नहीं छिपा सकते थे। आखिरकार वे किसी भी मामले में उसकी तुलना में योग्य नहीं थे। वह एक शियानतियन साधक थी जो एक अद्वितीय सुंदरता भी थी, अर्थली पैराडाइज की मालिक जो रोजाना बड़ी मात्रा में धन कमाती थी। उसके पास सबसे मजबूत गुरु भी थी जो उसे प्यार करती थी और उसका समर्थन करती थी।
सांगलांग देश की अग्रणी महिला, एक सुंदरता जो अपनी पीढ़ी में अद्वितीय थी। शायद उसकी पहली छाप के कारण अर्जुन ने हमेशा हुयुन लियूली को पड़ोस की एक बड़ी बहन माना था। इसके अलावा वह खुद भी एक शियानतियन साधक था और उसने एक बार ग्रेड 4 शियानतियन साधक को भी मार दिया था। 9 वेव्स ग्रेड गोल्डन बुद्धा पाम को उठाने के बाद उसकी क्षमताएं बहुत बढ़ गई थीं। दूसरी लहर की पूरी शक्ति का प्रदर्शन किसी भी तरह से टाइगर टेलीविप किक से कम नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण अर्जुन के विचार थे, इसलिए वह उसकी उपस्थिति से नहीं घबराता था। धन्यवाद, तुम्हारा स्वागत है। अगर भविष्य में तुम्हें कोई लड़का पसंद आ जाए तो तुम्हें ये सुनहरा ताला मुझे वापस करना होगा। अर्जुन हंसकर बोला। जब हुयुन लियूली ने सुनहरा ताला शब्द सुने तो वह हैरान रह गई और उसने अर्जुन को देखा। उसने शुरू में इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था और केवल अर्जुन से उपहार पाकर खुश थी, लेकिन अब वह भ्रमित थी। 9 महाद्वीपों की दुनिया में एक परंपरा थी, जब दोनों पक्षों की सगाई होती थी या एक दूसरे से वादा किया जाता था तो लड़का महिला को एक ताला उपहार में देता था। अमीर लोग सुनहरे ताले, बैंगनी सोने के ताले या 3 रंगे चट्टान वाले ताले उपहार में देते थे। यहाँ तक कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति भी चांदी का ताला देता था। इन तालों का उपयोग एक प्रतीक के रूप में किया जाता था। एक बार जब कोई महिला एक ताला प्राप्त करती तो इसका मतलब था कि उसका दिल उस आदमी का था। इसलिए इसे जॉइंट हार्ट लॉक के नाम से भी जाना जाता था, जो दर्शाता था कि महिला का कोई पसंदीदा है। अर्जुन ने वास्तव में सोचा था कि यह एक ताबीज है, ताला नहीं। जब दोनों को होश आया तो सुनहरा ताला पहले से ही हुयुन लियूली की गर्दन में कसकर लटका हुआ था। ठीक है, चलते हैं। हुयुन लियूली ने दंग रहे अर्जुन की आस्तीन खींची। वह उसके पीछे से उसके गुलाबी पारदर्शी कान के पालवों को देख सकता था। समय बहुत तेजी से बीता और 1 महीना बीतने वाला था। अर्जुन ने अपनी देवी जैसी गुरु से वादा किया था कि वह कम से कम 1 महीने में एक बार वापस जाएगा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं लेकिन जल्द ही वापस आऊंगा, अर्जुन ने जाने से पहले हुयुन लियूली को बताया। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? अर्जुन ने इस समझदार महिला को देखा और धीरे से सिर हिलाया। दूसरी बार स्काईस्वॉर्ड सेक्ट जाते समय अर्जुन बहुत शांत महसूस कर रहा था। जब अर्जुन बैंगनी सूट में स्काईस्वॉर्ड सेक्ट के लिए ऊपर गया तो उसने महसूस किया कि कई लोग आश्चर्य से उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में परेशानी थी। अर्जुन जानता था कि वे शायद उसे संरक्षक प्रोटेक्टर के रूप में नहीं पहचानते हैं। स्काईस्वॉर्ड सेक्ट के नियमों के अनुसार एक एल्डर से कम रैंक वाले सभी लोगों को एक विशिष्ट रंग के कपड़े पहनने की आवश्यकता थी। प्रत्येक रंग उनकी संबंधित रैंक का प्रतिनिधित्व करता था। ये पहली बार था जब अर्जुन ने बैंगनी का ये सूट पहना था और उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। कब से हमारे स्काईस्वॉर्ड सेक्ट में इतना युवा संरक्षक है? ये संरक्षक बहुत अजीब है। वह किस शिखर से है? ये संरक्षक वाकई आकर्षक लग रहा है। काश मैं उसके साथ रह सकूं। पीली पोशाक में एक युवा लड़की ने अर्जुन की ओर मदहोशी से देखते हुए बड़बड़ाया। निम्फोमैनियक होने में क्या बुराई है? अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम मुझे भी अपने लिए एक निम्फोमैनियक बना सकते हो, बेवकूफ। वह लड़का, अर्जुन भी बोल नहीं पा रहा था। इतनी हिम्मत! किसी को वास्तव में किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। अर्जुन, तुम वापस आ गए। एक परिचित आवाज सुनकर अर्जुन खुद से कड़वे मुस्कान से मुस्कुराया। उसने मुड़कर देखा कि परिपक्व और फुसलाने वाली जूकिंग उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। तीसरी मामी, थर्ड मार्शल आंट। अर्जुन मुस्कुराया और एक जूनियर के रूप में उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन ने इस फुसलाने वाली और विनम्र दिखने वाली महिला को देखा और उस घटना को याद किया जब वह गुफा में एक अन्य महिला के साथ लुढ़क रही थी। वह अभी भी उसकी चीख को नहीं भूल पाया था जो खुशी और फुसलाहट से भरी हुई थी। तुम अभी वापस आए हो। तुम क्लाउड मिस्ट पीक पर नहीं जा सकते, है ना? जूकिंग ने प्यार से आंखें झपकाते हुए कहा। बिल्कुल सही। तीसरी मामी, क्या वो शुआंग जूकिंग पीक पर है? 1 महीने से वैनरेन वो शुआंग से न मिलने की बात सोचकर उसे तुरंत उससे मिलने की इच्छा हुई क्योंकि वह वापस आ गया था। 1 महीने से नहीं मिलने से उसे याद कर रहे हो? जूकिंग फुसलाते हुए मुस्कुराए, लेकिन अर्जुन को बहुत अजीब लगा। यह अच्छा था कि जबकि वह समलैंगिक महिलाओं का समर्थन नहीं करता था, वह उनसे इतना नफरत भी नहीं करता था। हालांकि उसने अभी भी इसे अजीब तरह से असहज महसूस किया। ठीक है, जूकिंग पीक पर जाकर उसे देखो। वह लड़की भी तुम्हें याद करती है। धन्यवाद, तीसरी मामी। अर्जुन मुस्कुराया और जल्दी से वहां से चला गया। अर्जुन को भागते हुए देखकर जूकिंग थोड़ी परेशान हो गई। क्या पुरुषों और महिलाओं के बीच का प्यार इतना अच्छा होता है? क्या पुरुषों और महिलाओं के बीच सेक्स बहुत सुखद लगता है? उसने पुरुषों से क्यों नफरत की और पुरुषों को अपने को छूने के लिए भी तैयार नहीं थी। स्काईस्वॉर्ड पीक को केंद्र में रखते हुए अन्य शिखर ऐसे थे मानो असंख्य तारे चंद्रमा के चारों ओर झुंड के रूप में स्काईस्वॉर्ड पीक को घेरे हुए थे। केवल क्लाउड मिस्ट पीक स्काईस्वॉर्ड पीक से जुड़ा नहीं था, जबकि अन्य सभी शिखर जुड़े थे। अर्जुन को रास्ते का पता था, इसलिए वह जूकिंग पीक की ओर बढ़ा।
बस जब एक लड़का जूकिंग पीक के प्रवेश द्वार पर पहुंचता तो उसे रोक दिया जाता था। अगर कोई अन्य मामले होते तो महिला शिष्य उसे संभाल लेती थीं। जब उन्होंने बैंगनी सूट में संरक्षक अर्जुन को देखा तो पहरे पर तैनात कुछ महिलाओं की आंखें चमक उठीं। कुछ ने अर्जुन को पहचान भी लिया क्योंकि उनकी आंखें सब चमक रही थीं। तुम्हें शायद संरक्षक वू शुआंग से मिलना है, कृपया प्रतीक्षा करें। उनमें से एक महिला को अनिच्छा से बाकियों द्वारा जाने के लिए मजबूर किया गया। संरक्षक अर्जुन, मेरा नाम जुआन है। अगर मैं तुम्हें भविष्य में देखूं और तुमसे बात करूं तो तुम नहीं कह सकते कि तुम मुझे नहीं जानते। एक गोल चेहरे वाली महिला ने मीठे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं युवान हूं, मैं नाजिया हूं। अर्जुन। जब अर्जुन ने वैनरेन वू शुआंग को आते देखा तो उसने जल्दी से उन कुछ लड़कियों को एक मुस्कान दी और जल्दी से भागने की तरह वू शुआंग को वहां से खींच ले गया। इस बार वह वाकई भाग रहा था। जब वैनरेन वू शुआंग बाहर आई तो उसने देखा कि अर्जुन 10 से अधिक महिलाओं से घिरा हुआ है और हक्का बक्का है। जब उसने उसे देखा तो ऐसा लगा मानो उसने अपने उद्धारक को देख लिया हो। वू शुआंग खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। अर्जुन, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। इतनी सारी महिलाएं तुम्हारे करीब जाने की कोशिश कर रही हैं। दोनों ने जूकिंग पीक को छोड़ दिया और शांत पहाड़ों में एक सैर की। वू शुआंग मुस्कुराए और बोली, क्या तुम इतने खुश हो? अर्जुन ने इस सुंदरता को देखा जो उसे अजीब स्थिति में देखकर आनंदित हो रही थी और उदासी से कहा, जरूर, तुम्हें नहीं पता तुम वहां कितने प्यारे लग रहे थे। ये कहने के बाद वू शुआंग फिर से हंस पड़ी। उसकी चमकदार आंखें, सफेद दांत और उसकी स्थित आभा संरक्षक के रूप में पहने बैंगनी पोशाक के साथ चलते समय वह एक नशीले आकर्षण का उत्सर्जन कर रही थी। प्यारा। अर्जुन बोल नहीं पा रहा था क्योंकि यह पहली बार था जब उसे एक अद्वितीय सुंदरता द्वारा एक प्रशंसा प्राप्त हुई थी। वह पसंद करता कि वह उसे एक जानवर कहती। हम 1 महीने से एक दूसरे को नहीं देखे हैं। क्या तुम मुझे याद करते हो? अर्जुन मुस्कुराया, नहीं, मैं तुम्हें क्यों याद करती? तुम 1 महीने के लिए चले गए और मुझसे मिलने भी नहीं आए। वू शुआंग ने दूर के पहाड़ों को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, इसलिए कि तुम यहाँ हो। मुझे ये स्थान भी परिचित, स्नेही और थोड़ा गर्म लगता है। अर्जुन ने वू शुआंग के पतले आकृति को देखा जो हमेशा की तरह सुंदर थी। बस इतना था कि उस अद्वितीय सुंदरता में एक अतिरिक्त मेलांकोली थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। वू शुआंग कांप गई और उसने अर्जुन को देखने के लिए वापस मुड़ा। उसने एक हल्की मुस्कान दिखाई और कहा, मैंने भी तुम्हें याद किया और तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इसकी आदत नहीं हो पाई थी जब पिछले महीने मैं तुम्हें नहीं देखती थी। मुझे नहीं पता कि मुझे यह एहसास कब हुआ। हे, आखिरकार तुम भविष्य में मेरी औरत बनोगी। मैं हर महीने 2 दिन तुम्हारे साथ बिताने के लिए वापस आऊंगा। उस समय के दौरान तुम मुझे जैसे चाहो तंज कर सकती हो। तुम क्या सोचती हो? अर्जुन ने वू शुआंग के कोमल हाथों को पकड़ लिया। तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकलता। मुझे बदतमीजी करने की हिम्मत मत करो जब तक मैं अनुमति न दूं। वू शुआंग फुसफुसाए, ठीक है। भविष्य में मैं निश्चित रूप से तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि हमारी महोदया कहे, अर्जुन मुझे ये चाहिए। जल्दी मेरे साथ बदतमीजी करो, तभी मैं कुछ करूंगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पफ, तुम इतने बदमाश कब बन गए? अगर मैं बदमाश नहीं होता तो क्या मैं तुम्हारी इस मुस्कान को देख पाता जो शहरों का विनाश कर सकती है? वू शुआंग, मुझे तुम्हें बिना किसी चिंता के मुस्कुराते देखना पसंद है। अर्जुन ने उसका हाथ हल्के से पकड़ा और कहा, समय बहुत तेजी से बीता। वह दोपहर को ऊपर आया था और अब सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। अर्जुन, गोल्डन रिंग स्नैक किंग की सांप की खाल जो तुमने उस स्काईस्वॉर्ड सेक्ट को दी थी, उससे पहले ही 320 हल्के कवच लाइट आर्मर्स के टुकड़े बना दिए गए हैं। तुम्हारे निपटान के लिए 20 टुकड़े छोड़कर बाकी का उपयोग 300 गोल्डन रिंग स्नैक गार्ड बनाने के लिए किया गया है। ये नाम काफी उपयुक्त लगता है। क्या तुम्हें एक मिला? अर्जुन ने पूछा। संरक्षकों को इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे ज्यादातर गार्डों को दिए गए। अब गार्ड की शक्तियां काफी बढ़ जानी चाहिए। गोल्डन रिंग स्नैक गार्ड सभी गार्डों द्वारा बनाए गए हैं। देर हो गई है, चलो वापस चलते हैं, वैनरेन वू शुआंग ने कहा जब उसने महसूस किया कि वे काफी समय से चल रहे थे। अर्जुन ने सिर हिलाया और वे जिस रास्ते से आए थे उसी तरह वापस की ओर धीरे धीरे चल पड़े। अर्जुन, क्या तुम घर को याद करते हो? मैं अपनी बड़ी बहन को याद करता हूँ, लेकिन एक आदमी को अपनी महत्वाकांक्षा ऊंची रखनी चाहिए। मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। अर्जुन ने जानबूझकर आकस्मिक लगने की कोशिश की। क्या सम्मानित वाक्य है, आज मैं इस अच्छे आदमी से यहीं मिलूंगी। एक गूंजती हुई आवाज ने आसपास की शांति को तोड़ दिया। अध्याय 177, वह अकेली है, पटाखों से भी ज्यादा अकेली। क्या सम्मानित वाक्य है, आज मैं इस अच्छे आदमी से यहीं मिलूंगी। एक गूंजती हुई आवाज ने आसपास की शांति को तोड़ दिया। अर्जुन वू शुआंग के साथ खुशी खुशी बातें कर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे पता नहीं चला कि कोई उनके करीब आ गया है। वह बहुत लापरवाह हो गया था।
उसने सिर उठाया और देखा कि 3 लोग थे जो युवाओं जैसे दिखते थे। उनमें से प्रत्येक 30 वर्ष से कम आयु के लग रहे थे। वे सभी अच्छी तरह प्रशिक्षित लग रहे थे और उनकी निगाहें तेज थीं। बीच में वाला विशेष रूप से शांत था। उसकी आंखें न केवल तेज थीं, बल्कि बुद्धि से भी चमक रही थीं। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। तीनों इसी तरह बैंगनी रंग में सजे थे, एक रंग जो केवल स्काईस्वॉर्ड सेक्ट के संरक्षकों प्रोटेक्टर्स को पहनने की अनुमति थी। इसके अलावा उनमें से निकलने वाली आभा में एक रहस्यमय महसूस था। हुओ नान, जो एल्डर पद के लिए 10वें आरक्षित उम्मीदवार था, भी इन 3 लोगों की तुलना में नहीं था। संभव है कि कियाओ चू, एल्डर पद के लिए एक अन्य आरक्षित उम्मीदवार, उनमें से एक था। क्षमा करें, मैं आज खाली नहीं हूं। तुम लोग किसी और दिन आ सकते हो, लेकिन केवल अगले 3 दिनों में। अगर नहीं, तो मैं फिर से निकल जाऊंगा। अर्जुन ने वू शुआंग का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, क्योंकि उसने अपने पैर उठाए और जाने की तैयारी की। वे तीनों स्काईस्वॉर्ड सेक्ट में एल्डर पद के लिए शीर्ष 3 आरक्षित उम्मीदवार थे। अर्जुन के आने पर वे तीनों मौजूद नहीं थे। जब उन्होंने सुना कि अर्जुन ने घमंड से स्काईस्वॉर्ड सेक्ट के संरक्षकों को चुनौती दी थी, तो वे नाराज हो गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि अर्जुन उनके मिलने से पहले ही पहाड़ से चला गया था। आज उन्हें बताया गया कि अर्जुन वापस आ गया है, इसलिए वे अपनी गरिमा के लिए लड़ना चाहते थे, भले ही अर्जुन भी स्काईस्वॉर्ड सेक्ट का एक संरक्षक बन गया था। तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? मैं हाइशिंग पिछली बार यहाँ नहीं था। अगर मैं होता, तो क्या तुम सच में सोचते कि तुम अपने छोटे मोटे हुनर से अपना काम चला पाते? बाईं ओर खड़े पतले और लंबे युवक ने उपेक्षा से कहा, हाँ, मैं घमंड नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगा था कि मेरी क्षमताएं मुझे बड़बोला बनाने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि तुम्हारे घटिया हुनर तो जिक्र के लायक भी नहीं हैं। कल सुबह अखाड़े में मैं तुम्हें निष्पक्ष रूप से चुनौती देना चाहता हूँ। बीच में खड़े घनी बाहों और बड़ी आंखों वाले दृढ़ युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने हाइशिंग को रोक लिया, जो गुस्से से फट पड़ने वाला था। ठीक है, असल में तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अर्जुन ने वो शुआंग को पकड़े हुए कहा जब वह विदा ले रहा था। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर एक को जोर देना पड़ता है, भले ही वह जानता हो कि यह गलत है। दृढ़ युवक की आंखों में लड़ने की एक मजबूत इच्छा चमकी जैसा उसने कहा। अर्जुन, वह एल्डर पद के लिए शीर्ष आरक्षित उम्मीदवार टाई सोंगशान है। कहा जाता है कि वह शियानतियन के दूसरे ग्रेड के शिखर पर है और सभी अन्य आरक्षित उम्मीदवारों में सबसे मजबूत है। वुशुआंग ने अर्जुन के साथ चलते हुए कहा। वह अर्जुन के लिए चिंतित नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि अर्जुन जीत पाएगा। हालांकि अपने प्रतिद्वंद्वियों को जानना हमेशा बेहतर होता है। कोई बात नहीं, मुझे उसके स्तर के किसी को संभालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस मैं कम प्रोफाइल रखना चाहता था। अब ऐसा लगता है कि यह असंभव है। अर्जुन ने असहाय अभिनय किया और कहा, तुमने कब कम प्रोफाइल रखने की कोशिश की है? क्या कम प्रोफाइल? वेनरेन वुशुआंग उदासी से भरी थी। क्या दूसरे दिन अखाड़े में अर्जुन के शब्दों को कम प्रोफाइल माना जाता था? अर्जुन, तुम वापस जाओ, तुम यहाँ से नहीं गुजर पाओगे। वुशुआंग सुंदरता से मुस्कुराए और झूकिंग पीक में प्रवेश करने से पहले बोली। जब अर्जुन स्काईस्वॉर्ड पीक के हॉल में लौटा तो पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। हालांकि आसपास को उच्च श्रेणी के प्रकाश पत्थरों से रोशन किया गया था, हॉल के सामने बहुत शांति थी। अर्जुन ने एक परिचित महिला को वहां अकेले खड़े देखा। वह अद्भुत आकृति जो देशों और शहरों के पतन का कारण बन सकती थी, हड्डियों के थैले जैसी थी। वह अकेली है, पटाखों से भी ज्यादा अकेली। यही अर्जुन ने महसूस किया था। देर हो चुकी थी और एक औरत का उसका इंतजार करना अच्छा लग रहा था। ये और भी बेहतर होता अगर यह औरत उसकी पत्नी होती, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह उसकी गुरु थी। उसे थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई, लेकिन स्पर्श भी हुआ। गुरु, अर्जुन ने ये जियांगे के विचारों के प्रवाह को तोड़ा। ये जियांगे ने सिर मुड़ाया, धीरे से मुस्कुराई और कहा, तुम वापस आ गए। अर्जुन ने इस असाधारण उत्कृष्ट महिला को और उसकी मुस्कान को देखा जो मानव दुनिया से परे थी। उसे बहुत ईर्ष्या हुई। गुरु, चलो क्लाउड मिस्ट पीक चलते हैं, मुझे वहां गर्माहट महसूस होती है। सफेद बगुले की परिचित पुकार के साथ अर्जुन और ये जियांगे को हवा में उठाया गया, क्योंकि बगुला क्लाउड मिस्ट पीक की ओर उड़ान भरता था। अर्जुन, 1 महीने बाहर रहकर कैसा लगा? ये जियांगे अर्जुन के साथ चल रही थी, क्योंकि वे क्लाउड मिस्ट पीक तक लंबी सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। यह अर्जुन का अनुरोध था। अगर ऐसा न होता तो वे सफेद बगुले पर बैठकर सीधे शिखर तक पहुंच सकते थे। हाँ, अच्छा लगा। बाहरी दुनिया के अनुभव से ही एक व्यक्ति अपने दिल को और भी मजबूत बना सकता है। जब किसी का मन शांत नहीं होता तो प्रशिक्षण रुकना आसान हो जाता है और व्यक्ति एक स्तर पर फंस सकता है। शक्तिशाली लोगों के लिए अत्यधिक दृढ़ संकल्प और अडिग हृदय की आवश्यकता होती है। अर्जुन धीरे से मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? ये जियांगे ने सिर मुड़ाया और मुस्कुराए।
गुरु, मुझे लगता है कि अगर आप एक बार किसी लड़के से प्यार कर ले तो आप शियानतियन के चौथे ग्रेड को तोड़कर 5वें ग्रेड को प्राप्त कर पाएंगी। अर्जुन ने गंभीरता से कहा। ये जियांगे ने अर्जुन की ओर एक अजीब नजर डाली, जिससे वह घबरा गया। उसने केवल एक स्थानांतरण विधि के बारे में सोचा था जो किसी की प्रथा को बदलने के समान थी। हालांकि इसके लिए जोखिम लेने की आवश्यकता होगी। अर्जुन को लगा कि ये जियांगे जैसी देवी का असर सबसे बड़ा होगा जब वह वास्तव में एक बार सच्चे प्यार में पड़ेगी। क्या इसे मजबूर किया जा सकता है? शरारती, तुम अब अपनी गुरु का मजाक उड़ाने की हिम्मत भी करते हो। ये जियांगे मुस्कुराए और बोली, उसके चेहरे में ज्यादा बदलाव नहीं था। इसे मजबूर करना संभव नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं कि आप जैसी प्रतिष्ठित एल्डर के लिए कौन सा लड़का उपयुक्त होगा। ये खुद में एक परेशानी है। अर्जुन ने कड़वा मुस्कान दिया और कहा, क्या तुम मार खाना चाहते हो? तुम वाकई अपनी गुरु से कह रहे हो कि वह कोई लड़का ढूंढे और शादी कर ले? ये दुर्लभ था कि ये जियांगे ऐसे फुसफुसाते स्वर में बोल रही थी। हाँ, असल में मैं आशा करता हूं कि गुरु कभी शादी न करें। अगर ऐसा होता तो मैं हर दिन प्रतिष्ठित एल्डर को देख सकता, हर दिन आपके पास रह सकता, हर दिन आपकी शिक्षाओं को सुन सकता और हर दिन अपनी भव्य एल्डर को मालिश कर सकता। अर्जुन मुस्कुराया, उसकी आंखें बहुत स्पष्ट थीं। शरारती, मैंने कहा था कि तुम्हें मुझे बूढ़ी बुलाने की अनुमति नहीं है। मैं कैसे बूढ़ी हूँ? ये जियांगे ने अर्जुन के आकर्षक और सुंदर चेहरे को देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन चाहता था कि उसके पास अधिक भावनाएं और खुशियां हों। केवल तभी वह मानसिक रूप से स्वतंत्र महसूस करेगी। अर्जुन के खुश मुस्कान को देखकर ये जियांगे ने राहत से मुस्कुराए। धन्यवाद अर्जुन, मैंने महसूस किया कि तुमसे मिलने के बाद से मैं खुश हो गई हूँ। हमारे बीच कोई धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आप मेरी गुरु हैं। खून के रिश्तों के अलावा आप मेरे सबसे करीबी व्यक्ति हैं। क्या गुरु मुझे तब नजरअंदाज करेंगी जब मैं मुसीबत में हूँ? तुम्हारी गुरु अकेली है। मेरे गुरु जो चल बसे और मेरे मार्शल भाई बहनों के अलावा मेरे पास केवल तुम हो। ये जियांगे और अर्जुन धीरे धीरे क्लाउड मिस्ट पीक के हॉल के सामने पहुंच गए। अर्जुन, मैं खाना बनाती हूँ और आइए साथ में खाते हैं। हाल ही में मेरी पाक कला में बहुत सुधार हुआ है। ये जियांगे के शब्दों ने अर्जुन को दंग कर दिया। हम सब मनुष्य मानव दुनिया में रहने वाले इंसान हैं। अर्जुन ये जियांगे को देखने भागा जो खाना बना रही थी। एक देवी जैसी महिला चाहे कुछ भी करे, उसके कार्य सभी अभी भी सुंदर लगते हैं। भोजन के बाद जब अर्जुन अभी जाने के लिए तैयार ही हो रहा था। अर्जुन, कल की लड़ाई में उन्हें ज्यादा घायल मत करना। अध्याय 178 युद्ध। एल्डर पद पर पदोन्नत, गुरु और शिष्य के बीच संबंध का अंत। अर्जुन, कल के मुकाबलों के दौरान उन्हें ज्यादा घायल मत करना। अर्जुन ये जियांगे के शब्दों से चौंक गया। उसने नहीं सोचा था कि उसे इस बारे में इतनी जल्दी पता चल जाएगा। शायद अफवाह तब फैली जब वह वेनरेन वुशुआंग के साथ झुकिंग पीक गया था। उन तीनों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। ओह, चिंता मत करो, आप कुछ भी सोचो, मैं अभी भी स्काईस्वॉर्ड सेक्ट का ही एक हिस्सा हूँ। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। अर्जुन ने उनमें से एक को अपंग कर देने की योजना बनाई थी क्योंकि उसने पहले कुछ कड़े शब्द कहे थे। हालांकि ये जियांगे के शब्द सुनने के बाद उसे यह विचार छोड़ना पड़ा। ठीक है, अभी आराम करो। तुम अभी अभी लौटे हो, इसलिए रात की अच्छी नींद लो। ये जियांगे खड़े होते हुए बोली। तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए। अर्जुन खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला और फिर पीछे के घर की ओर चला गया। अचानक अर्जुन ने सिर मोड़कर ये जियांगे को देखा जो अभी भी वहां खड़ी थी। गुरु, क्या आपको अकेलापन महसूस होता है? क्या आपके कोई लक्ष्य हैं या कुछ भी है जो आप चाहती हैं? अर्जुन, गुरु के साथ एक चक्कर लगाओ। मेरे तुम्हारे लिए कुछ शब्द हैं। ये जियांगे ने अर्जुन को देखा और धीरे से कहा। दोनों पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़े। तारों भरे आसमान में चांद अभी भी चमक रहा था, लेकिन अर्जुन ने देखा कि चांदनी में ये जियांगे कितनी अकेली और बेबस दिख रही थीं। उनकी समा से गहराई तक जाने वाली अकेली आकृति अर्जुन के दिल में गहरी उकेरी गई थी। प्राचीन काल से सभी सुंदरियां अकेली रही हैं। हालांकि यह पहले ही वसंत हो चुका था और बहुत गर्मी थी, लेकिन रात में अभी भी काफी ठंड थी। हालांकि ये हल्की सी ठंड अर्जुन और ये जियांगे के लिए कुछ भी नहीं थी। ठंडी हवा ये जियांगे की आस्तीनों को उड़ा रही थी। उनका वस्त्र हिम से भी अधिक सफेद था और वे एक अमर इमॉर्टल के समान दिख रही थीं। फिर भी उसी समय वे इतनी कमजोर और नाजुक भी दिख रही थीं। काश वह किसी ऐसे पुरुष को ढूंढ पाती जिसे वह पसंद करती हो और जो उनकी रक्षा करने, उन्हें सम्मान देने और उन्हें आकाश में उठाने के योग्य हो। अगर वह उस आदमी को ढूंढ सकती हैं तो शायद वे बहुत खुश होंगी। एक व्यक्ति इसलिए अकेला होता है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता जो वह चाहता हो या जिसकी वह परवाह करता हो। मैं एक अनाथ हूँ। क्या तुम जानते हो कि दुनिया में कोई कुटुंब न होने का क्या एहसास होता है? ये जियांगे ने धीरे से कहा। उनके शब्दों ने अर्जुन को हिला दिया।
बिना किसी रिश्तेदार या परिवार के होना एक बच्चे के लिए बहुत दुखद था। अर्जुन ने इस दुनिया में अकेले होने की संभावना के बारे में सोचा। अपने पिछले जीवन में अर्जुन के पास एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार था, जिसमें माता पिता थे जो उससे बहुत प्यार करते थे और एक भाई था जो हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। वह उन्मादी हो सकता था, अपने माता पिता के प्यार को बर्बाद करने की कोशिश कर सकता था और उन पर गुस्सा कर सकता था, लेकिन फिर भी वह उनका बच्चा था, वह उनका खून का रिश्ता था, इसलिए वे उसे एक खजाने की तरह देखते थे। यहाँ तक कि जब वह 9 महाद्वीपों की दुनिया में पहुंचा तो उसके पास भी एक माँ थी जो उससे बहुत प्यार करती थी। वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली मातृ प्रेम को महसूस कर सकता था। वह वास्तव में यह नहीं कल्पना कर सकता था कि अनाथ होने का क्या एहसास होता है, लेकिन वह केवल हिचकिचाहट और बेबसी की कल्पना कर सकता था। यह इस तरह था जैसे एक शहर अजीब होता है क्योंकि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता, जैसे परिवार जिसे आप वहाँ प्यार करते हों। अर्जुन जानता था कि आत्मा से आने वाले इस तरह के अकेलेपन को बदलने के लिए, खासकर बिना परिवार वाले अनाथों के लिए, उन्हें अपने बच्चों की आवश्यकता होगी जो उन्हें बेहतर महसूस कराएं। वे अपने बच्चों और अपने जीवनसाथी का उपयोग एक नए परिवार को बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन जानता था कि ये जियांगे थोड़े समय में इतना बदलाव नहीं करेंगी। बोलना समाप्त करने के बाद ये जियांगे ने चुपचाप आकाश में सुंदर और चमकदार चांदी के चांद को देखा। चमकदार चांदनी जो उन्हें रोशन कर रही थी, उनकी अभिव्यक्ति में कुछ शोक जोड़ दिया। अर्जुन के वायलेट जेड इमोर्टल रियल में प्रवेश करने के बाद भी उसका दिल अभी भी ये जियांगे की अकेली छवि से घिरा था। उनके चमकदार कपड़ों के नीचे उनमें दर्द और पीड़ा थी जिसे कोई और नहीं जानता था। हालांकि ये जियांगे ने इसके बारे में बात नहीं की, अर्जुन देख सकता था कि केवल अनाथ होने से कहीं अधिक बातें थीं। अर्जुन ने पाया कि देवी जैसी ये जियांगे अपनी पीठ पर बहुत अधिक भार उठा रही थीं। अर्जुन जानता था कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था, इसलिए उसने अपनी कृषि कल्टीवेशन को बढ़ाना जारी रखा। जब उसके पास पर्याप्त शक्ति होगी तो वह इन सभी समस्याओं को हल कर सकेगा। अर्जुन ने एक बार फिर से एंशिएंट स्ट्रेंथनिंग टेक्निक का चक्र लगाया। 1 महीने के तीव्र प्रशिक्षण के बाद वह 69 चक्रों से गुजर सका, जिससे उसकी शक्ति के पहलुओं में थोड़ी वृद्धि हुई। अर्जुन ने पाया कि जब वह एंशिएंट स्ट्रेंथनिंग टेक्निक के 10वें अंतराल के चक्रों जैसे 10वां, 20वां, 30वां में प्रवेश करता था तो उसकी शक्ति 10 के गुणक में नहीं बढ़ती थी। उदाहरण के लिए 59वें चक्र को तोड़ने पर उसकी शक्ति केवल 1000 बढ़ी, लेकिन 60वें चक्र को तोड़ने पर उसकी शक्ति 3000 बढ़ गई। दूसरे दिन अर्जुन ने पहाड़ की चोटी पर अपनी सुबह का व्यायाम किया। शैडो बॉक्सिंग के अलावा उसने विशेष रूप से तलवारबाजी के 3 बुनियादी रूपों का सैकड़ों बार अभ्यास किया। स्काईस्वॉर्ड सेक्ट का बैंगनी वस्त्र जो उसने पहना था, उसके स्वभाव को और भी परिपक्व और आकर्षक बना रहा था। एंशिएंट स्ट्रेंथनिंग टेक्निक की चौथी परत की क्यूई से परिपूर्ण भेदन, इशारा करना और पैकिंग जैसे ये सभी कार्य सकारात्मक परिणाम लेकर आए, जिससे अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। एंशिएंट स्ट्रेंथनिंग टेक्निक की क्यूई ने अनपेक्षित रूप से हथियारों को पर्याप्त रूप से मजबूत बना दिया। ये जियांगे ने दूर से अर्जुन को तलवारबाजी का अभ्यास करते देखा। उनकी आंखें आत्मा से भरी थीं, खासकर जब उन्होंने अर्जुन के ब्लेड की नोक से निकलने वाली 1 इंच लंबी पीली शियानतियन क्यूई को देखा। वे आश्चर्य से अपना छोटा मुंह खोलकर रह गईं। दुर्भाग्य से अर्जुन इस सुंदर दृश्य को नहीं देख सका। नाश्ते के बाद अर्जुन और ये जियांगे स्काईस्वॉर्ड पीक के मुख्य हॉल में पहुंचे और देखा कि कई लोग पीछे के अखाड़े की ओर जा रहे थे। क्या तुम जानते हो कि पहले स्थानापन्न एल्डर टाई सोंगशान ने नए संरक्षक अर्जुन को चुनौती दी है? अर्जुन, क्या वह वही शानदार व्यक्ति है जिसने दूसरों को केवल एक ही चाल से हरा दिया था? एक युवक ने खुशी से कहा। क्या शानदार व्यक्ति? एक बार जब वह एल्डर टाई से लड़ेगा तो वह एक ही चाल में उसके सामने झुक जाएगा। किसी व्यक्ति को कोई अच्छाई नहीं मिलती जो बहुत घमंडी हो। बिल्कुल सही, वह लड़का वाकई बहुत उग्र है। इस बार उसने कांटों से भरी दीवार से टक्कर ली है। ... अर्जुन, मैं देखने नहीं जाऊंगी, लेकिन याद रखना उन्हें ज्यादा घायल मत करना। हॉल में ये जियांगे ने उसे एक बार फिर धीरे से याद दिलाया। अर्जुन ने एक मुस्कान बनाई। ये सब इसलिए था क्योंकि उसने कहा था कि उसका मार्शल कौशल दूसरों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। उसकी देवी गुरु को शायद डर था कि वह उन्हें मार देगा। जब अर्जुन अखाड़े के पास पहुंचा तो उसने बैंगनी वस्त्र पहने टाई सोंगशान को अखाड़े में खड़े देखा। अर्जुन आ गया है, किसी ने चिल्लाकर सभी की निगाहें अर्जुन पर डाल दीं। वाह, ये बैंगनी संरक्षक का पड़ा बहुत सुंदर है। मुझे ये पसंद है, एक महिला की आवाज थी। मुझे उसकी जंगलीपन पसंद है। काश मैं उतना मजबूत होती, या फिर मैं भी उससे भी ज्यादा उग्र होती। ... अर्जुन ने तुरंत भीड़ में बैंगनी वस्त्र पहने वैनरेन वुशुआंग को देखा। हालांकि वह आम भीड़ से ऊपर नहीं थी, फिर भी वह इस दृश्य में सबसे सुंदर व्यक्ति थी। उसने वैनरेन वुशुआंग की ओर मुस्कुराकर सिर हिलाया। अर्जुन बैली जिनवेई द्वारा दी गई चांदी की लंबी तलवार पकड़े हुए अखाड़े की ओर बढ़ा, जिससे दर्शकों के बीच चर्चा शुरू हो गई।
कुछ प्रशंसा थी जबकि अन्य अपमान थे। झूकिंग पीक के अधिकांश शिष्य अर्जुन के बारे में बातें कर रहे थे। संरक्षक अर्जुन स्काईस्वॉर्ड सेक्ट का सबसे सुंदर संरक्षक है। भविष्य में अगर मुझे उसके साथ केवल एक क्षणिक संबंध भी मिल जाए तो मैं संतुष्ट रहूंगी। एक लंबी महिला ने अर्जुन की बांह पकड़े हुए अपनी मोहक दृष्टि से कहा, मैं तब संतुष्ट हो जाऊंगी जब वह मेरे साथ एक रात बिताएगा। उसके बगल में खड़ी अंडाकार चेहरे वाली चापलूसी करने वाली महिला ने उपेक्षा से कहा। जरा दूर खड़ी वेनरेन वुशुआंग के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। ये छोटा आदमी बड़ा हो गया है। तुम्हें वाकई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने उदासीनता से टाई सोंगशान को देखा और कहा, परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे आज इस अखाड़े पर खड़े होने पर कोई पछतावा नहीं होगा, इसलिए अगर मुझे विकल्प मिलता तो मैं फिर से वही चुनाव करता। अन्यथा मैं खुद के साथ नहीं रह पाता और इससे मेरी कृषि कल्टीवेशन स्थिर हो जाती। टाई सोंगशान ने दृढ़ता से कहा, मैंने पहले कहा था कि मेरा मार्शल कौशल मारने के लिए है। क्या तुम डर नहीं रहे हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा? अर्जुन की ऊर्जा बिना किसी रोक टोक के निकली, जिसके साथ बाघ की दहाड़ की लहरें थीं जो हर किसी के मन और आत्मा को हिला रही थीं। अर्जुन के अपने टाइगर फॉर्म को छोटी सफलता के स्तर तक पहुंचाने के बाद उसने पाया कि वह अपनी ऊर्जा में सबके मन और आत्मा को हिलाने के लिए टाइगर रोर की लहरें जोड़ सकता है। अखाड़े के नीचे के लोग उसे गाली देना चाहते थे या चर्चा करना चाहते थे कि वह कितना अहंकारी या नकली है, लेकिन उस मजबूत ऊर्जा को महसूस करने के बाद उन्होंने योजना छोड़ दी। एक मार्शल अभ्यासी के रूप में मरने का खतरा हमेशा रहता है। जैसा कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, मुझे मरने पर भी कोई पछतावा नहीं होगा। आओ, तुम्हें मुझ पर आसान नहीं जाना है। टाई सोंगशान ने एक लंबी तलवार म्यान से बाहर निकाली और कहा, उसके शब्द एक कम गर्जन की तरह थे। आओ, मुझे अपनी सबसे मजबूत चालें दिखाओ, अन्यथा तुम्हें चाल चलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन ने अपनी चांदी की तलवार को म्यान से बाहर निकाले बिना आकस्मिक रूप से पकड़ा। टाइगर रोर की निम्न लहरें अभी भी आसपास गूंज रही थीं और अर्जुन के शरीर के चारों ओर फैली थीं। वह दबाव समुद्र की लहरों की तरह निरंतर था। टाई सोंगशान ने विनम्र होना बंद कर दिया और उसके हाथ में लंबी तलवार से आधा इंच लंबी चांदी की शियानतियन क्यूई उत्पन्न हुई। उसकी आकृति अचानक ऊपर उठी और अर्जुन की ओर भयंकरता से काटते हुए हमला किया। अर्जुन ने एंशिएंट स्ट्रेंथनिंग टेक्निक की क्यूई को चांदी की तलवार में समाहित किया, हालांकि दूसरे इसे नहीं देख सकते थे। अर्जुन ने क्यूई को तलवार से बाहर नहीं निकलने दिया। जब उसने टाई सोंगशान की तलवार को देखा, जो 10,000 की शक्ति और शियानतियन क्यूई लिए हुए काट रही थी, तो ऐसा लगा मानो आसपास की टाइगर रोर की लहरें आधी में बंध गई हों। दूसरों के नजरिए से ऐसा लगा कि अर्जुन ने टाई सोंगशान की बिजली की गति से बचने के लिए धीरे धीरे कदम हटाया। यह अविश्वसनीय रूप से अजीब था। अर्जुन ने आकस्मिक रूप से पहली चाल से बचा। ये बिना किसी मार्शल कौशल के एक साधारण चलने जैसा आकस्मिक था। टाई सोंगशान चूक जाने के बाद उसने हाथ लहराया और हवा में पलटते हुए किनारे से काटा। हवा में एक भिनभिनाहट की आवाज गूंजी। अर्जुन ने फिर से कदम बदला जबकि उसने अपने हाथ की लंबी तलवार को बिजली की तरह तेजी से बाहर निकाला और हत्थे को टाई सोंगशान की ओर इंगित किया, जिससे वह अपना संतुलन खोजने से पहले 4-5 मीटर पीछे हटने को मजबूर हो गया। क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? मैंने एक व्यक्ति से वादा किया है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अर्जुन ने धीरे से कहा। भीड़ ने अब टिप्पणी की कि वे कितना कमजोर महसूस कर रहे थे कि टाई सोंगशान था। यह क्या है? पहला स्थानापन्न एल्ड 3 चाल भी नहीं खड़ा कर सका। वे स्पष्ट रूप से एक ही स्तर पर नहीं हैं, तो जारी रखने का क्या मतलब है? एक आदमी ने नाराजगी से कहा। वह घमंडी है। वह इस तरह की चुनौती की परवाह नहीं करता। अगर मैं होता तो मैं भी इतना ही घमंडी होता। तुमने अभी भी उसे चुनौती देने पर जोर दिया। क्या अपमान है। अब मत लड़ो, कोई मतलब नहीं है। बस इस पहले स्थानापन्न एल्ड की उपाधि मत रखो, इसका कोई मतलब नहीं है। किसी ने यहां तक कि स्पष्ट रूप से चिल्लाकर कहा। ... टाई सोंगशान ने एक मुस्कान बनाई और वहां खड़ा रहा। अर्जुन हल्के से अखाड़े से बाहर कूद गया। उन लोगों की नजरें जो अर्जुन को देखने गए थे, वे एक बुखार जैसी भक्ति में बदल गईं। आखिरकार अर्जुन स्काईस्वॉर्ड सेक्ट का एक संरक्षक था। अर्जुन ने पाया कि वेनरेन वुशुआंग पहले ही गायब हो चुकी थी। वह कड़वे मुस्कान से मुस्कुराया। ये छोटी लड़की ये देखकर चली गई कि उसे कोई परेशानी नहीं है। वह उसे चाहती थी। जब वह मुख्य हॉल पहुंचा तो अर्जुन ने देखा कि ये जियांगे वहां अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे देख रही थीं। वह सुंदर एहसास अर्जुन को बहुत आरामदायक महसूस कराता था। अर्जुन को लगा कि ये जियांगे उसकी गुरु भी थीं और उसकी मित्र भी। हालांकि वह उन्हें गुरु बुलाता था, लेकिन इन दोनों के बीच गुरु और शिष्य की कोई भावना नहीं थी। आखिरकार उन्होंने उसे कोई मार्शल आर्ट नहीं सिखाया था। उनके पास इस प्रकार का कोई ठोस संपर्क नहीं था, और न ही वह एक गुरु की तरह सख्त थी और न ही उनके माता पिता की तरह उनका मार्गदर्शन किया। गुरु, आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? क्या आप हमेशा व्यस्त नहीं रहती हैं? अर्जुन मुस्कुराकर बोला। ये जियांगे ने चुपचाप अर्जुन को देखा। उस समय वह नहीं समझी कि उन्होंने लापरवाही से उसे अपना शिष्य कैसे बना लिया।
क्या यही तथाकथित रिश्ता अफिनिटी था? ये जियांगे ने यह तय करते समय नहीं देखा था कि अर्जुन कितना उल्लेखनीय या प्रतिभाशाली होगा। उन्हें बस यह महसूस हुआ कि वह एक ऐसा आदमी था जो एक बड़े बच्चे जैसा था। वह नाजुक, सुंदर था और देखने में आरामदायक था। मुझे बूढ़ी मत बुलाओ, हे, अन्यथा दूसरे लोग बाद में तुम्हें भी बूढ़ा बुलाएंगे। ये जियांगे ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। उनके स्वर में थोड़ी चंचल उतार चढ़ाव थी। दूसरे लोग मुझे बूढ़ा बुला सकते हैं, मुझे डर नहीं है, भले ही वे मुझे बुढ़ापे की अलग अलग उम्र या एक बूढ़े आदमी ओल्ड फोगी के रूप में बुलाएं। असल में मैं उनका इंतजार नहीं कर सकता कि वे मुझे बूढ़ा आदमी बुलाएं। अर्जुन ने बिना किसी शर्म के कहा। ये जियांगे ने अभी भी मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा और कहा, तुम कुछ बुरी चीजें सीख रहे हो। क्या तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें बूढ़ा आदमी बुलाऊं? अर्जुन शर्म से लाल हो गया। हर कोई जानता था कि केवल एक पुराना जोड़ा एक दूसरे को बूढ़ा आदमी बुलाता है। 9 महाद्वीपों की दुनिया में भी यही बात थी, इसलिए अर्जुन ने ये जियांगे के मुस्कुराते और असाधारण रूप से परिष्कृत चेहरे को देखा और हंस पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हिम्मत नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने अभी अभी अन्य एल्डर्स के साथ चर्चा की। हम तुम्हें स्काईस्वॉर्ड सेक्ट के 11वें एल्डर के रूप में पदोन्नत करना चाहते हैं। ये जियांगे ने अर्जुन को उकसाते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन चौंक गया। क्या मैं एल्डर नहीं बन सकता? ईमानदारी से कहूं तो मैं संरक्षक भी नहीं बनना चाहता था। अगर आप न होती तो मैं एक साधारण शिष्य होकर खुश रहता। नहीं, तुम नहीं। आज से तुम स्काईस्वॉर्ड सेक्ट के 11वें एल्डर हो। कल हम तुम्हारे लिए एक एल्डर पदोन्नति समारोह आयोजित करेंगे। इसके अलावा गुरु और शिष्य के रूप में हमारे बीच का रिश्ता समाप्त हो गया है। अब से मैं तुम्हारी गुरु नहीं हूं। ये जियांगे ने मुस्कान के साथ कहा और अर्जुन को देखा। अर्जुन का दिल दर्द हो उठा क्योंकि उसने ये जियांगे को रिक्तता से देखा। वह उन्हें एक शिक्षक नहीं मानता था जिसने उसे बहुत प्रभावित किया हो, आजीवन मार्गदर्शक या यहाँ तक कि एक पिता के समान आकृति भी नहीं। यह शायद उसकी कृतज्ञता से केवल एक नाम भी हो सकता था। जब वह इसे खोने वाला था तो इसे सहन करना इतना कठिन क्यों लग रहा था? उसे लगा मानो उसे त्याग दिया गया हो और उसने स्तब्ध होकर ये जियांगे को देखा। मैं इस एल्डर की उपाधि नहीं चाहता। क्या आप मुझे अब नहीं चाहती? क्या मैंने कुछ गलत किया और आपके लिए चीजें मुश्किल बना दी? अर्जुन ने बेचैनी से ये जियांगे को देखा और कहा। ये जियांगे बहुत खुश दिखाई दी। जैसा उन्होंने कहा, मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। आज तुम मेरी तरह स्काईस्वॉर्ड सेक्ट के एक एल्डर हो। मैं वास्तव में तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकती। तुम्हारी भविष्य की क्षमता अथाह है। अब मेरे पास तुम्हारी गुरु बनने की योग्यता नहीं है। ये जियांगे ने कहा और वे बहुत खुश दिखाई दी। नहीं, मुझे परवाह नहीं है। तुम मेरी गुरु हो, चाहे कुछ भी हो। मैं हमेशा तुम्हें गुरु बुलाऊंगा। अर्जुन ने अपने कहे गए शब्दों को सुनकर हंसी में बदल दिया। ये जियांगे ने असहायता से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही अपने दरवाजे से बाहर निकाल दिया है। किसी भी मामले में मैं तुम्हारी गुरु नहीं हूं और तुम मेरे शिष्य नहीं हो। अर्जुन ने अपनी नाक पर हाथ फेरा और शर्माते हुए कहा, गुरु, मुझे बताएं कि अगर मैं आपको गुरु नहीं बुला सकता तो आपको क्या बुलाना चाहिए? बड़ी बहन, जियांगे। ये जियांगे अर्जुन को देखकर हैरान रह गईं। जब अर्जुन ने जियांगे कहा तो एक अवर्णनीय और अजीब एहसास था। अर्जुन को थोड़ी देर के लिए देखने के बाद उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे 10वीं एल्डर बुलाना ठीक नहीं रहेगा? वह भी ठीक है। ओह हाँ गुरु, स्काईस्वॉर्ड सेक्ट में एक एल्डर के क्या कर्तव्य हैं? जब अर्जुन ने पलकें झपकाईं तो उसकी आंखें चालाकी से भरी थीं क्योंकि वह ये जियांगे को देख रहा था। वह चुपचाप अर्जुन को देखती रहीं। उन्हें पता था कि उनके द्वारा कही गई हर बात व्यर्थ थी। एक एल्डर को संप्रदाय की रक्षा करनी होती है और उसकी स्थिति बनाए रखनी होती है। गुरु, मैं इसे कैसे बनाए रख सकता हूँ? अर्जुन बहुत संदिग्ध था। संप्रदायों के बीच त्रिवार्षिक विनिमय प्रतियोगिता में भाग लेना और जब अन्य संप्रदायों से चुनौतियां और दमन हो तो उन्हें स्वीकार करना। ये जियांगे को लगा कि अर्जुन गुरु शब्द को त्याग नहीं सकता था। स्काईस्वॉर्ड सेक्ट की सांगलांग देश के सबसे बड़े संप्रदाय के रूप में ट्रेडमार्क है, इसलिए उसे सांगलांग देश के अन्य संप्रदायों से किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। उसे अन्य देशों के संप्रदायों के साथ मार्शल कौशल विनिमय में भी भाग लेना होगा। ये जियांगे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी शक्ति बहुत कमजोर है, इसके अलावा मैं आमतौर पर पहाड़ पर नहीं रहूंगा। तुम्हारी शक्ति बहुत कमजोर है। तुम ताई सोमशान को एक चाल से हरा सकते हो। तुम्हारी तलवारबाजी एक सच्चे मास्टर के क्षेत्र तक पहुंच गई है और तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम्हारी शक्ति बहुत कमजोर है। क्या ये दूसरों के चेहरे पर एक थप्पड़ नहीं है? ये जियांगे अर्जुन को अविश्वास से देखे बिना नहीं रह सकीं। ये पहली बार है जब अर्जुन ने ये जियांगे के चेहरे पर एक सेक्सी अभिव्यक्ति देखी है और थोड़ी देर के लिए मूर्खतापूर्वक उन्हें घूरता रहा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब चीजें दुर्लभ होती हैं तो वे अधिक कीमती हो जाती हैं। यह इस तरह है जैसे बर्फ की सुंदरताएं तब सबसे सुंदर होती हैं जब बर्फ पिघलती है।
असाधारण रूप से परिष्कृत ये जियांगे की सुंदरता इस बात में निहित थी कि यह इन आकर्षक और श्वास रोकने वाले क्षणों से दागी हुई थी। अर्जुन ने तुरंत उस आकर्षक और कोमल विचार को खारिज कर दिया। वह उनका अपमान नहीं करना चाहता था, भले ही ये केवल उसके दिल में था। गुरु, तो त्रिवार्षिक संप्रदाय विनिमय प्रतियोगिता तक कितना समय है? थोड़ा आधा साल से अधिक, जो इस साल के अंत तक है, ये जियांगे ने कहा। गुरु, चलो क्लाउड मिस्ट पीक लौटते हैं। मैं कल चला जाऊंगा, भले ही मैं महीने के अंत तक वापस न आऊं तो भी मेरी चिंता मत करो। मैं इस साल के अंत से पहले जरूर वापस आऊंगा। अर्जुन ने सोचा कि उसे हर महीने स्काईस्वॉर्ड सेक्ट लौटना पड़ता था। उसके पास उड़ने वाला बाइसन नहीं था, इसलिए अगर वह थोड़ा और दूर चला जाता तो वह समय पर नहीं लौट पाता। ये जियांगे ने उसी बारे में सोचा, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और उसे याद दिलाया कि उसे इस साल के अंत से पहले जरूर लौटना होगा। अगले दिन अर्जुन को स्काईस्वॉर्ड सेक्ट के 11वें एल्डर के रूप में पदोन्नत किया गया। स्काईस्वॉर्ड सेक्ट में अर्जुन का नाम पहले से ही एक प्रसिद्ध नाम था और उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। वह पुरुष युवाओं का आदर्श और कड़ी मेहनत करने के लिए उनका प्रेरणा बन गया। वह जू किंग पीक की महिला शिष्यों के बीच स्नेह की वस्तु बन गया। अगर अर्जुन को पता चलता कि वह लड़कियों के समूह की यौन कल्पनाओं का मुख्य पात्र बन गया है तो वह क्या सोचता। अध्याय 179 पाक कला, बाघ की हड्डी की मदिरा और धुंध जैसी मदिरा। वापस चांगलांग देश में अर्जुन अभी भी पृथ्वी स्वर्ग अर्थली पैराडाइज में ही रह रहा था। पाक कला में एक शराब बनाने की विधि मिलने पर अर्जुन ने मदिरा बनाने की तैयारी शुरू की। इससे वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। अर्जुन जानता था कि कुछ केक के अलावा पाक कला का सबसे मूल्यवान हिस्सा मदिरा ही था। इस प्रकार की मदिराएं थीं नू एरहोंग, बाघ की हड्डी की मदिरा, मोती ओसा मदिरा, बेर की मदिरा, सौ स्वाद वाली मदिरा, सांप की पित्त की मदिरा और पौराणिक धुंध जैसी मदिरा ड्रंकन हेज जो देवताओं के लिए थी। धुंध जैसी मदिरा को छोड़कर बाकी सभी की विधियां उपलब्ध थीं। मोती ओसा मदिरा और सौ स्वाद वाली मदिरा बनाने में समय लगता था, क्योंकि ओस एकत्र करना मुश्किल था और सौ स्वाद वाली मदिरा के लिए आवश्यक कई सामग्रियां उस समय उपलब्ध नहीं थीं। अर्जुन बाघ की हड्डी की मदिरा, बेर की मदिरा और सांप की पित्त की मदिरा बना सकता था। नू एरहोंग के लिए एक कुंवारी लड़की की आवश्यकता होती थी, इसलिए वह थोड़ा अशुभ माना जाता था। अर्जुन ने शुरुआत के लिए एक मदिरा बनाने का फैसला किया और बाघ की हड्डी की मदिरा को चुना। बाघ की हड्डियां ढूंढना आसान था। कोई भी औषधालय बाघ की हड्डियां रखता था, जबकि उसके पिछले जन्म में ये बहुत दुर्लभ हुआ करती थी। बाघ की हड्डियों के अलावा अनाज, फल और जड़ी बूटियों जैसी कई अन्य चीजों की भी आवश्यकता थी। अर्जुन ने आखिरकार सभी सामग्री इकट्ठा करने में 2 दिन बिताए। होयुन लियू ली ने अर्जुन को इन अजीब चीजों के साथ जूझते हुए देखा और हैरानी से पूछा, अर्जुन, तुम इन सब चीजों से क्या करने वाले हो? शराब बनाने वाला हूँ। शराब बनाने वाला? तुम जानते भी हो कैसे बनती है? होयुन लियू ली ने अर्जुन को आश्चर्य से देखा। पृथ्वी स्वर्ग में मिलने वाली मदिराएं कारखानों में बनती थीं और बहुत महंगी होती थीं। ये वास्तव में बहुत आसान है, अर्जुन ने अपनी सामग्रियों के साथ काम करते हुए कहा। लाल ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं, अनप का चावल, सूखे आलू का मिश्रण जिसमें मध्य के कीचड़, भूसी और पानी का मसाला होता है। शराब बनाने की मूल प्रक्रियाओं में भाप देना, किण्वन, छानना और पुरानी करना शामिल है। भाप देने वाली सामग्री सूक्ष्मजीवों के लिए अतिसंवेदनशील हो जाती है, जो एक किण्वन एजेंट बन जाते हैं, जिससे एंजाइमेटिक अपघटन होता है और अंत में किण्वित मदिरा बनती है। मध्य के कीचड़ को छान लिया जाता है, जिससे मीठी शराब बचती है। तलछट बनाने के लिए अनाज को भाप देना और पकी हुई सामग्री से शराब बनाना आवश्यक है। होयुन लियू ली अर्जुन को व्यस्त होकर समझाते हुए देखती रही। वह अभी भी भ्रम की स्थिति में थी। व्यवसायों में अंतर के कारण उसे अर्जुन ने जो कहा वह समझना मुश्किल था। जम्बूद्वीप की मदिराएं इसी तरह की अनाज की शराबें थीं जिनमें उच्च पोषण मूल्य होता था और ये दोनों लिंगों के लिए उपयुक्त थीं। महाद्वीपों पर पीना एक आम बात थी। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं था और यह चाय के स्वाद के समान ही था। इस प्रकार 100 वर्ष या 1000 वर्ष पुरानी शुद्ध मदिराएं बहुत महंगी थीं। क्या इस मदिरा में बाघ की हड्डियों और जड़ी बूटियों की भी आवश्यकता होती है? होयुन लियू ली की नजरें अर्जुन को कुछ अजीब दिखने वाले बनाने के औजार बिछाते हुए देखती रहीं और उसने बाघ की हड्डियां और अन्य जड़ी बूटियां देखीं। हाँ, मैं बाघ की हड्डी की मदिरा नामक एक शराब बना रहा हूँ। ये पौष्टिक है और निश्चित रूप से लाभदायक है। अर्जुन ने अपने पास खड़ी सुंदर स्त्री की ओर मुस्कुराते हुए कहा। पौष्टिक? जम्बूद्वीप की लगभग सभी शराबों में पौष्टिक प्रभाव होते हैं। होयुन लियू ली ने संदेह से देखा। आखिरकार वे विभिन्न अनाजों से बनी थीं और सर्दी के मौसम में पीने पर ये और भी अधिक फायदेमंद होती थीं। यह अन्य शराबों से अलग है। उनकी शराबों में जो सामग्री है वह मेरी मदिरा में मौजूद है, लेकिन मेरी सभी सामग्री उनकी मदिरा में नहीं मिल सकती। अर्जुन, मुझे संदेह में मत छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हारी मदिरा में क्या खास है, होयुन लियू ली ने कहा। उसका स्वाभाविक रूप से भारी, आकर्षक और मोहक स्वर अब उस आकर्षण से भरा था जो पुरुषों को पागल कर सकता था।
उफ, इसका स्वाद न केवल स्वर्गीय है बल्कि यह पुरुषों के लिए विशेष रूप से पौष्टिक है। तुम जानती हो क्या, इसे पीने के बाद ये निश्चित रूप से उन्हें बिना थके महिलाओं के साथ वह काम करने की अनुमति देगी। महिलाएं इसे पीने के बाद और अधिक सुंदर हो जाएंगी। अर्जुन ने उस सुंदरता को घूरते हुए जल्दी जल्दी अपना वाक्य पूरा किया, जो अब मोहक और आकर्षक बन गई थी। कुछ देर बाद, क्या इसके वास्तव में इतने अद्भुत प्रभाव हैं? होयुन लियू ली ने शर्माते हुए पूछा। उसका मोहक, आकर्षक चेहरा लाल हो गया। जरूर, बाघ की हड्डी वीर्य को बढ़ाती है। क्या तुम मरना चाहते हो? मैं सुंदरता बढ़ाने वाले प्रभावों के बारे में बात कर रही हूँ। होयुन लियू ली ने थप्पड़ मारते हुए कहा और अर्जुन को हल्के से मारा। आह, इस क्षण होयुन लियू ली का वह रूप अवर्णनीय था। अर्जुन ने वैनरेन वुशुआंग, ये जियांगे और गोल्डन विंग थंडर कॉन्डोर पर महिला जैसी अद्वितीय सुंदरता वाली महिलाओं को देखा था, लेकिन उसके सामने खड़ी महिला घातक रूप से प्रलोभनपूर्ण थी। वह उच्चतम वर्ग की एक राक्षसनी थी जो हर पुरुष को सूखा सा कर सकती थी। जरूर, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? अर्जुन पसीने में तड़प गया। होयुन लियू ली ने अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए देखा, मानो उसकी अजीब स्थिति को भांप गई हो। उसकी आकर्षण शक्ति और अनूठी आवाज मनोरम थी और यह जियांगे की दिव्य आवाज से भी अधिक आकर्षक थी। वह एक अज्ञात देवी थी, लेकिन साथ ही एक राक्षस भी जो हमेशा तुम्हारे पास रहती थी लेकिन कभी तुम्हारी नहीं लगती थी। अर्जुन ने भाप देने और किण्वन के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र की। अंत में 1 शक्तिवर्धक फल और 2 धुंध सुगंध फल मिलाए गए। दृढ़ संकल्पी अर्जुन ने सुनहले औषधीय कछुए के 2 बूंद खून भी डाले। सब कुछ समाप्त करने के बाद अर्जुन ने राहत की सांस ली। स्वयं करने से न केवल पेट भरता है और कपड़े मिलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात उत्पादों की कटाई की भावना और संतुष्टि की भावना का अनुभव करना है। मैं इसे समझती हूँ, यह एक अद्भुत एहसास है। क्या तुम जानते हो मैं किस एहसास की तलाश में हूँ? होयुन लियू ली ने हंसकर अर्जुन की ओर देखा। कौन सा एहसास? अर्जुन ने उसे घूरकर देखा। बिना बोए मेवा बटोरना वास्तव में संतोषजनक होता है। होयुन लियू ली ने सुंदर और मोहक ढंग से हंसते हुए कहा और अर्जुन को अपनी सीधी, सेक्सी नाक से शरारती इशारा भी किया। उसकी शर्मीली मासूमियत शैतानी रूप से आकर्षक थी। तुम्हारी बाघ की हड्डी की मदिरा कब तक तैयार होगी? होयुन लियू ली ने पूछा, मानो वह इसे पीने के लिए बेताब थी। क्या जल्दी है? क्या तुम इसे इतनी जल्दी पीना चाहती हो? इसका पुरुषों के लिए सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह यकृत को लाभ पहुंचाता है और वीर्य को बढ़ाता है। अर्जुन नहीं जानता था कि वह इतनी बेचैन क्यों थी। क्या इससे व्यक्ति सुंदर नहीं बनता? होयुन लियू ली ने शर्माते हुए जवाब दिया। अर्जुन खामोश रह गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि लोग कहते हैं कि सुंदर लोग अपने रूप के बारे में अधिक परवाह करते हैं। उसने सोचा भी नहीं था कि उस जैसी सुंदरता भी खुद को सुंदर बनाने में रुचि रखती है। तुम्हारा अंदर सुंदर है, इसलिए बाहरी रूप को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम और सुंदर हो गई तो पुरुषों के नाक से खून बह जाएगा। अर्जुन ने उदास चेहरा बनाया और ईमानदारी से बोला, जल्दी यह सब बंद करो। बताओ मैं इसे कब पी सकती हूँ? होयुन लियू ली ने अर्जुन की आस्तीन खींचते हुए शर्माते हुए पूछा। तुरंत उसे अपना पता बता दिया गया और अर्जुन ने आज्ञाकारी होकर जवाब दिया कि कल शराब तैयार हो जाएगी। ये कहकर वह नाक दबाकर भाग गया। उसके पीछे से होयुन लियू ली की इस दुनिया से परे मोहक हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने महसूस किया कि जितना अधिक वे साथ रहते उतना ही कम वह उसकी आकर्षण शक्ति का सामना कर पाता था। उसे डर था कि कहीं वह खुद को नियंत्रित न रख पाए और उस पर झपट न पड़े। अर्जुन वास्तव में उस आखिरी मदिरा का इंतजार कर रहा था जो अभी प्रदर्शित नहीं हुई थी, धुंध जैसी मदिरा। नाम ही इसकी क्षमता का संकेत दे रहा था कि यह लोगों को ऐसे नशे में डुबो देगी मानो वे स्वप्न लोक में हों। अर्जुन ने कल्पना की कि इस पेय का प्रभाव दवाओं जैसा होगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि दवाएं लेने का क्या महसूस होता है। जो कुछ उसने सुना था वह था शुद्ध अत्यधिक आनंद। धुंध जैसी मदिरा को एक दिव्य सुख प्रदान करना चाहिए। ये हर दिन चरम सुख का अनुभव कराने जैसा होगा। अर्जुन खाना पकाने की सामग्री, मसाले बनाने और औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र कर रहा था। हालांकि बहुत कम प्रगति हुई थी क्योंकि अभी तक एक भी विधि के लिए सामग्रियों का पूरा सेट नहीं जुट पाया था। सौभाग्य से धुंध सुगंध फल मौजूद था। जब अर्जुन बैंगनी पन्ना अमर के क्षेत्र में था तो स्वादिष्ट काली मछली कछुए में धुंध सुगंध फल मिलाने से यह अवर्णनीय रूप से मुंह में पानी ला देने वाला बन गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह होयुन लियू ली को यह नहीं चखा सका। अगर उसने ऐसा किया होता तो वह उसके बिना सामान्य व्यंजन नहीं खाती जब तक कि उसने बैंगनी पन्ना अमर के क्षेत्र का खाना न खा लिया हो। ये ठीक वैसा ही था जैसे मांस ज्यादा खाने के बाद व्यक्ति अचार के लिए तरसता है। तब से अर्जुन ने होयुन लियू ली के गले में सुनहला ताला बांध दिया था। उनका रिश्ता भाई बहन जैसा था। ठीक कुछ देर पहले की तरह जब उसका मजाक उड़ाया जाता था तो होयुन लियू ली अर्जुन को हल्के से मुक्का मारती थी। अर्जुन ने प्रकृति को अपना काम करने देने का फैसला किया।
हालांकि वह कुछ भी मजबूर नहीं करेगा, लेकिन वह इसे स्वेच्छा से छोड़ेगा भी नहीं। चाहे जो हो, अर्जुन को यही सबसे अच्छा लगता था जब सफलता स्वाभाविक रूप से आती थी। अच्छी महिलाओं का कभी पर्याप्त नहीं होता, लालच का कोई अंत नहीं होता। जब तक वह किसी महिला को छू सकता है, उसके प्रति भावनाएं रखता है और उसे पसंद करता है, अर्जुन कभी हार नहीं मानेगा, फिर भी वह कभी किसी को इसमें मजबूर नहीं करेगा। छोटी लियू ली, अर्जुन चिल्लाया। हुयून लियू ली, क्या तुम कांच के कप की कहानी जानती हो? अर्जुन को जनरल हुआन लियान के गलती से कांच का कप तोड़ने की कहानी याद आई। मुझे इसके बारे में बताओ, मैं पूरी तरह से सुन रही हूँ। जनरल हुआन लियान ने गलती से एक कांच का कप तोड़ दिया और रानी माँ ने उसे। वैसे भी यहाँ न तो कोई जैद सम्राट था, न रानी माँ और न ही जनरल हुआन लियान। अर्जुन ने हुयून लियू ली को अपने पिछले जीवन की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। जब उसके कोई सवाल होते तो अर्जुन नई कहानियां गढ़ लेता। इससे हुयून लियू ली भावुक हो गई और उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि उसे कांच के टुकड़ों में महिलाओं पर दुख हुआ। क्या तुम वह निर्दयी जनरल हुआन लियान बनोगे? हुयून लियू ली ने अचानक अर्जुन को घूरते हुए पूछा। अर्जुन हैरान रह गया, ये कहाँ से आ गया? उसने हुयून लियू ली की ओर देखा। जनरल हुआन लियान केवल स्वर्गीय महल में वापस जाना चाहता था। हुयून लियू ली मुस्कुराए। वह एक अच्छी कहानी थी, बड़ी बहन को अगली बार एक और सुनाना। अर्जुन सदमे में सिर हिलाता रहा। उसने महसूस किया कि वह इस महिला के साथ कदम नहीं मिला पा रहा था। कभी कभी उसे पता नहीं चलता था कि वह क्या व्यक्त करना चाहती थी। महिलाएं ऐसी अजीब और चंचल मन की चीजें होती हैं। रात में अर्जुन वायलेट जेड इमोर्टल के क्षेत्र में प्रवेश किया। हालांकि दवा उगाने में बिताया गया समय कम था, लेकिन महत्वपूर्ण बात समय की मात्रा नहीं, बल्कि उसकी दृढ़ता थी। बड़ी पुनरुज्जीवन गोली के 10,000 अनुभवों से पहले अभी भी 20,000 अनुभव शेष थे। स्काईस्वॉर्ड संप्रदाय में भी रसायनज्ञ थे। जब अर्जुन एक रक्षक बना तो उसे दी गई बाघ जीवन गोली अभी भी उसके पास थी। उसने तुरंत इसे निकाला, देखा कि यह एक सुंदर और चमकदार नीली गोली थी और इसे निगल गया। वह पद्मासन लगाकर बैठ गया। बाघ जीवन गोलियां खेती की गति को 3 दिन तक बढ़ाती थीं। अर्जुन ने 69 दिनों तक प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक का अभ्यास किया और पाया कि गोलियों का प्रभाव छोटा था। गति में वृद्धि नगण्य थी। अगले दिन नियमित सुबह का प्रशिक्षण हुआ, लेकिन हिरण की गति और बाघ के रूप की प्रशिक्षण विधियां हुयून लियू ली को सिखाई जा रही थीं। क्या बाघ की हड्डी की मदिरा तैयार है? एक दिन बीत गया। हुयून लियू ली ने अर्जुन से तीसरी बार पूछा। हाँ, बड़ी मिस, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी तुलना में बेहतर कोई सम्मोहन विधि है? तुमने इसे बार बार पूछा है, इससे मेरा सिर दुख रहा है। ठीक है, इसे खोलो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब शराब के बर्तन को खोला गया तो नशीली सुगंध की एक लहर बाहर निकली। इसके लिए एक ही शब्द था, संतोषजनक। अर्जुन ने हुयून लियू ली को आंखें बंद करते हुए देखा। उसने उसकी सुंदर प्यारी पलकें, उसका गुलाबी आकर्षक चेहरा, उसकी सीधी और लुभावनी नाक और उसके होठों की आकर्षक घुंघराली रूपरेखा देखी। उसका ये परिपक्व आकर्षक पक्ष घातक रूप से मनमोहक था। अर्जुन ने एक पूरा कांच का जार भर दिया। बाघ की हड्डी की मदिरा साफ दिख रही थी, जिसका घनत्व पानी से थोड़ा अधिक था। यह एक ऐसी सुगंध देती थी जो पुरुषों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। अगर तुम नहीं पी रही तो मैं पी लूंगा। अर्जुन ने 2 कप लिए, दोनों आधे भरे हुए। आह, इसे अकेले मत पियो। हुयून लियू ली ने उस जोड़ी मोहक आंखें खोली, आगे बढ़ी और अर्जुन से कप छीन लिया। यह उच्च गुणवत्ता वाली, लार लाने वाली शराब थी। शराब का स्वाद अद्वितीय था और डायाफ्राम में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। अर्जुन को प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक की ऊर्जा में थोड़ा वृद्धि महसूस हुई। हालांकि यह छोटा और लगभग नगण्य था, फिर भी वह इसे महसूस कर सकता था। क्या यह एक पूरक था? सभी पूरक तकनीकों का एकमात्र लक्ष्य वास्तविक शक्ति को बढ़ाना था। जब उसने हुयून लियू ली की ओर देखा तो वह उसे देख रही थी। वह समान रूप से आश्चर्यचकित, उत्साहित, नशे में धुत और पहले से कहीं अधिक संतुष्ट थी। यह अब से हम दोनों के लिए होगी। हुयून लियू ली ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखें एक नशेड़ी की चमक से भरी थीं और उसका आकर्षक सुंदर मुंह एक सुंदर रूपरेखा में मुड़ गया। अध्याय 180। पृथ्वी स्वर्ग की सुंदर रसोया, बुद्ध दीवार कूदते हैं। ये पेय अब से हम दोनों के लिए होगी। हुयून लियू ली ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखें एक नशेड़ी की चमक से भरी थीं और उसका आकर्षक सुंदर मुंह एक सुंदर रूपरेखा में मुड़ गया। वह ठीक है, तुम इसे भविष्य में अपने लिए सहेज सकती हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, क्या तुम्हें इसे पीना पसंद नहीं है? हुयून लियू ली ने अर्जुन को आश्चर्य से देखा। मैं पीना चाहता हूँ, मैं वास्तव में पीना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे पीने के बाद। मुझे देखो, मैं तो बस परेशानी मंगवा रहा हूँ। अर्जुन ने कड़वाहट से अपनी ओर देखा। हुयून लियू ली, जो भ्रमित थी, ने अर्जुन की नजरों का पालन किया और नीचे एक ऊंचा तंबू देखा। उसका मोहक चेहरा सेब की तरह लाल हो गया और उसने जल्दी से नजरें हटा लीं।
ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में एक छोटा हिरण टकरा रहा हो और वह जानती भी नहीं थी कि क्या बोले। सर, अर्जुन मुस्कुराया और पीना जारी रखा। तुम अभी भी पी रहे हो? होयुन लियू ली ने अपना प्यारा और मनमोहक चेहरा उठाया और शर्म के साथ, थोड़े गुस्से के साथ कहा। हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए बस इसे खत्म कर दें। अर्जुन मुस्कुराया और उसे देखा जब उसने अपने कप में बाघ की हड्डी की मदिरा पी ली और अनिच्छा से अपने होठों को चाटा। उसका नाजुक और सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया, जो एक मोहक आकर्षण छोड़ रहा था। जैसे ही होयुन लियू ली ने अर्जुन को देखा, उसका दिल धड़कने लगा और उसने खुद से कहा, यह बच्चा वास्तव में बहुत अच्छा दिखता है। जब मैं उसे देखती हूं तो मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़कता है? तो क्या तुम्हें असहज महसूस नहीं होगा? एक लाल चेहरे वाली होयुन लियू ली ने जल्दबाजी में अर्जुन को देखा। मुझे बस इसे सहन करना होगा। एक आदमी को खुद पर सख्त होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके भविष्य में उम्मीद होगी कि मैं सफल हो सकूं। अर्जुन हंसा और बोला। साथ ही उसने अंदर से इस बाघ की हड्डी की मदिरा की शक्ति को महसूस किया। अगर वह एक सामान्य आदमी होता तो वह शायद अपनी समस्या का समाधान करने के लिए मजबूर होता। तुम और नहीं पी सकते। होयुन लियू ली ने बिना बोले प्यार से विरोध किया और अर्जुन का कप उससे छीन लिया। उसने गलती से उसके नीचे वाला वह अतिशयोक्तिपूर्ण तंबू फिर से देखा। इससे उसका कोमल और सुंदर चेहरा गहरा लाल हो गया, जो एक असाधारण रूप से मोहक जहरीला एहसास दे रहा था। यह मदिरा वास्तव में उतनी बुरी नहीं है जितनी तुम सोचती हो। हालांकि पीने के बाद नीचे की चीज सूज जाएगी, वास्तव में बहुत बुरी तरह। इससे मुझे अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति नहीं खोनी पड़ेगी और यह मुझे अनियंत्रित रूप से महिलाओं की तलाश नहीं कराएगी। यह मदिरा केवल इसे स्टील जितना कठोर बनाती है, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। मैं कितनी चिंतित थी। होयुन लियू ली अर्जुन के शब्दों से उकता गई और गुस्से से अर्जुन की छाती पर एक बार मारा। जब उसने उसे छुआ तो उसका शरीर उबल पड़ा। उसकी पुरुषानुकूल खुशबू उसकी नाक तक पहुंची, जिससे उसका मोहक शरीर अर्जुन की ओर गिर गया। अर्जुन ने अवचेतन रूप से उसकी कमर पकड़ ली और उसका आकर्षक और कोमल शरीर अर्जुन की गले में समा गया। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। अर्जुन को होयुन लियू ली के पूर्ण और उछलते स्तनों का दबाव महसूस हुआ और उसकी स्त्री सुगंध ने उसे सब कुछ भुला दिया। नीचे का तंबू भी उसके मुलायम स्थान से टकराया और उस उत्तेजना ने तंबू को और अधिक सूज दिया। चिकनी हिरण शरीर अर्जुन की गले में कांप उठा और उसका शरीर जलने लगा। उसके हाथों ने अवचेतन रूप से अर्जुन की गर्दन को लपेट लिया और उसकी धुंधली आंखों ने अर्जुन को देखा। उसके मोहक सुंदर चेहरे के साथ इतनी करीबी दूरी पर होने से अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। उसकी नाजुक, चमकदार और पारदर्शी त्वचा एक मोहक हवा बिखेर रही थी जो एक व्यक्ति को पागल कर सकती थी। अर्जुन धीरे धीरे उसके होठों के सुंदर घटाव की ओर झुका ताकि उसे चूम सके। होयुन लियू ली की आंखें हिलीं। उसने अपना सिर मोड़ लिया, जिससे अर्जुन उसके होठों के बजाय उसके नाजुक गाल पर चूमा दे। उसका गाल रेशमी, सूक्ष्म, अद्भुत और मुलायम था और एक हल्की स्त्री सुगंध थी। अर्जुन को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। मुझे जाने दो, अर्जुन। होयुन लियू ली ने शर्माते हुए लेकिन दृढ़ता से कहा। अर्जुन ने अनिच्छा से उसे जाने दिया और धीरे से कहा, माफ करना, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया। अर्जुन जानता था कि उसे इस समय उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन वह उसके साथ बहुत अंतरंग नहीं होना चाहती थी। हो सकता है कि वह उसे पसंद न करती हो, कम से कम अभी तक नहीं। होयुन लियू ली की भी जटिल भावनाएं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में अलग अलग मसाले फैला दिए हों। उसे एक ही समय में खट्टा, मीठा, कड़वा और तीखा महसूस हो रहा था और वह नहीं जानती थी कि अपने जटिल दिल के लिए खुश होना चाहिए, उदास होना चाहिए या चिंतित होना चाहिए। अर्जुन, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल अभी भ्रमित महसूस कर रहा है। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ? एक शर्मीली होयुन लियू ली ने घबराते और कड़वाहट से कहा, क्योंकि वह अर्जुन के सामने खड़ी थी। खुश रहो, दबाव मत महसूस करो। मैंने अभी आवेग में काम किया, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सका। मैं एक आदमी हूँ, इसलिए अगर मेरी उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो मुझे शोक मनाना चाहिए। मुझे बस इतना दुख है कि मैंने तुम्हारा अपमान किया, बड़ी बहन। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया, उसका चेहरा छूना चाहता था लेकिन अजीब तरह से हवा में ही रुक गया। होयुन लियू ली शर्माते हुए उसकी ओर बढ़ी और अपना लाल गाल अर्जुन के हाथ से लगा दिया। उसने सिर झुका लिया। अर्जुन की नर्म नजरों से सीधा संपर्क नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने उसका वह अतिशयोक्तिपूर्ण तंबू फिर से देखा। जो चीज उसे और भी बेचैन कर रही थी वह थी कठोर तंबू की नोक उसके निचले पेट को धीरे से दबा रही थी। होयुन लियू ली को इसकी आश्चर्यजनक रूप से उच्च गर्मी और इसकी थोड़ी सी झटका महसूस हुई। बुरी चीज। होयुन लियू ली जल्दी से वहां से चली गई, अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान छोड़ते हुए। अर्जुन को लगा कि वह वास्तव में बहुत आवेगपूर्ण था, लेकिन उसे गले लगाना आरामदायक लगा। इसने उसे एक सौहार्दपूर्ण एहसास भी दिया, जो पिछली बार उसकी मालिश करने से भी अधिक आरामदायक था।
उसके हाथ फिर से उसके उभरे हुए और गोल नितंबों को छू गए, जो उसके शरीर पर जोर से दबाव डाल रहे थे। उसका तंबू भी एक मुलायम जगह में घुस गया। किसी तरह दोपहर के भोजन के दौरान भोजन टेबल पर एक और व्यक्ति था। वह एक सुंदर और युवा महिला थी और वह बर्फ के समान थी। उसके अत्याधुनिक और सूक्ष्म शरीर पर बर्फ सफेद कपड़े ऐसे लग रहे थे मानो वे उसके लिए ही बनाए गए हों। उसका शरीर घुमावदार फिर भी पतला और अनुपातिक था। उसके स्तन बड़े और गोल थे और ऐसा लग रहा था कि वे उसके कपड़ों को फाड़कर बाहर आने वाले थे। उसकी आंखें चमकदार और स्पष्ट थीं और उसकी मुस्कान अर्धचंद्र के समान थी, जो एक सुंदर और फ्लिटी स्वाद से भरी थी, जो उसकी सन सफेद पोशाक के विपरीत थी, जैसे वास्तव में आकर्षण पैदा करता है। ये फिर से एक फ्लिटी और आकर्षक महिला थी। अर्जुन ने खुद को तैयार किया और वहां चला गया। अर्जुन, ये यहाँ पृथ्वी स्वर्ग की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली रसोइया है, मेई यानिकसुए। यह अर्जुन है, उन प्रकार के फल उसके थे। शायद वह तुम्हें पाक कला में मदद कर सकता है। हुयुन लियू ली और वह महिला खड़ी हो गईं जब हुयुन लियू ली ने उसका परिचय दिया। बड़े भाई शुई, स्वार्थी मत बनो। अगर तुम कुछ जानते हो तो छोटी बहन को सिखाना होगा। उसकी आवाज मीठी और स्पष्ट थी और उसकी सफेद त्वचा अभी भी थोड़ी गुलाबी थी, जो एक स्वस्थ लाल और युवा एहसास बिखेर रही थी। किसी ने आखिरकार उसे फिर से बड़ा भाई बुलाया और वह एक प्यारी महिला थी। खड़े होने के बाद अर्जुन ने पाया कि मेई यानिकसुए के पास एक राक्षस का एस-लाइन शरीर था। हे, पाक कला के मामले में मैं तुम्हारी एक सुंदर शाही रसोइया से तुलना नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ विधियां दे सकता हूँ। अगर तुम्हें आपत्ति नहीं है तो मैं इसे लिखकर एक पल में तुम्हें दे सकता हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुंदर महिलाओं के साथ चैट करना एक प्रकार का आनंद था। हालांकि मेई यानिकसुए के पास हुयुन लियू ली जैसी असाधारण और अप्रतिरोध्य आकर्षण नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से बिस्तर में बहुत अच्छी होगी। उसके साथ यह काम करना वास्तव में संतोषजनक होना चाहिए। उसका अतिशयोक्तिपूर्ण शरीर तुरंत बिस्तर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता था। ठीक है, चलो सभी बैठकर खाना खाएं, हुयुन लियू ली ने धीरे से आग्रह किया। इस बार भोजन में धुंध सुगंध फल नहीं डाला गया था, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि वह इसका आदी हो गया था या इसलिए कि यह मेई यानिकसुए का सबसे अच्छा व्यंजन था। अर्जुन को भोजन वास्तव में स्वादिष्ट लगा। पाक कला में इस स्तर तक पहुंचना किसी व्यक्ति के लिए वास्तव में प्रभावशाली था। बड़े भाई शुई, तुम मुझे अपनी विधियां क्यों नहीं देते? ये वास्तव में जरूरी है। भोजन के बाद मेई यानिकसुए ने शर्माते हुए कहा और अर्जुन की आस्तीन खींची जब वह जाने ही वाला था। मैं अभी इसे तुम्हारे लिए लिखने ही वाला था। तुम बहुत बेचैन हो, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि जब उसने उसकी बेचैनी पर टिप्पणी की तो मेई यानिकसुए का सफेद अंडाकार चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखें अर्धचंद्र बन गईं जब उसने अर्जुन को देखा, पूरी तरह से यह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना है। उसका प्यारा लेकिन मूर्खतापूर्ण तरीका इस सेक्सी शरीर वाली इस महिला पर विशेष रूप से आकर्षक था। अर्जुन ने रोस्ट डक, बुद्ध दीवार कूदते हैं और स्टीम्ड बन की विधियां लिखकर समाप्त कर दी। अर्जुन ने स्टीम्ड बन की विधि केवल हिचकिचाहट के बाद लिखी। उसने तीनों विधियां मेई यानिकसुए को दे दी, लेकिन उसने बीन ऑफरिंग फ्रूट जैसी अन्य विधियां नहीं लिखीं। ऐसा नहीं कि उस पर उसका भरोसा नहीं था, आखिरकार वह हुयुन लियू ली को जानती है। अर्जुन को बस ये लगा कि उसे अपनी सभी जानकारी उसे देना अनावश्यक था, खासकर जब से उनकी अभी मुलाकात हुई थी और उसे नहीं पता था कि वे भविष्य में एक दूसरे को देखेंगे या नहीं। मेई यानिकसुए की आंखें चमक उठी जब उसने विधियों को देखा। वह केवल खाना पकाने में रुचि रखती थी, इतना कि वह इसके साथ लगभग जुनूनी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उसने इतनी कम उम्र में पाक कला के इतने उच्च स्तर को हासिल नहीं किया होता। वह अपने अनुभव से एक नज़र में देख सकती थी कि ये विधियां कितनी कीमती हैं, और वह उस मूल्य को भी जानती थी जो उनमें निहित था। बड़े भाई शुई, ये विधियां इतनी कीमती हैं। हे, ये कुछ नहीं है। तुम बड़ी बहन लियू ली की दोस्त हो और तुम पृथ्वी स्वर्ग की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली रसोइया भी हो। मुझे आशा है कि पृथ्वी स्वर्ग भविष्य में भी अच्छा करता रहेगा, इसलिए ये तुम्हें देना सबसे उपयुक्त होगा। अर्जुन हंसते हुए बोला। मेई यानिकसुए भी एक समझदार व्यक्ति थी। हालांकि अर्जुन ने सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन उसने अर्जुन के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ लिया। चूंकि वह अर्जुन के करीब नहीं थी, उसने उसे इतनी कीमती विधि केवल हुयुन लियू ली की वजह से दी थी। चिंता मत करो, ये केवल पृथ्वी स्वर्ग में दिखाई देंगी, मेई यानिकसुए ने अर्जुन को देखते हुए कहा और उसके नाजुक होठों ने थोड़ा अभिमान किया। मेई यानिकसुए के जाने के बाद केवल दो लोग, अर्जुन और हुयुन लियू ली, शेष रह गए। अब जाकर अजीब माहौल धीरे धीरे उठा, जिससे हुयुन लियू ली की ओर से एक फटकार भरी नजर उभरी। मुझे जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा। मैं शायद साल के खत्म होने से पहले एक बार वापस आऊंगा। अर्जुन शांत हो गया और धीरे से बोला। हुयुन लियू ली का नाजुक शरीर स्पष्ट रूप से कांप उठा और उसने अर्जुन को देखा। क्या इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं करने दिया? अर्जुन ने एक मुस्कान बनाई। पागल लड़की, तुम क्या सोच रही हो? इतनी सुंदर जेब में इतनी भद्दी चीजें क्यों भरी हैं?
तुम्हें भविष्य में इसमें अधिक स्वस्थ और सकारात्मक चीजें भरनी होंगी। ठीक है, अच्छी लड़की। अर्जुन की बात होते हुए उसने थोड़ी शक्ति के साथ होयुन लियूली के सिर को सहलाया। मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम अस्वस्थ हो। बदमाश, बुरी चीज। अर्जुन मुस्कुराया और होयुन लियूली को देखा, जिसके अपमान केवल बुरी चीज और बदमाश लग रहे थे, और उसके दिल में खुशी महसूस हुई। जब उसने उसका अचानक उदास मूड देखा तो वह असहज महसूस कर रहा था, जैसे कुछ उसके दिल में चुभ गया हो। पृथ्वी स्वर्ग छोड़ने के बाद अर्जुन ने चांगलांग देश में प्रसिद्ध स्थल 1000 बुद्ध गुफाओं की यात्रा करने की योजना बनाई। अपने पिछले जीवन में उसने 1000 बुद्ध पर्वत की यात्रा नहीं की थी, इसलिए जब भी अवसर मिला वह 9 महाद्वीपों की दुनिया में इसकी यात्रा करना चाहता था। सभी प्रसिद्ध स्थलों में उत्कृष्ट फैंग शुई के साथ साथ मजबूत आध्यात्मिक प्रभाव भी था। चांगलांग देश के लगभग सभी प्रसिद्ध स्थलों के साथ संप्रदायों और पुराने परिवारों की उपस्थिति थी। स्काईस्वॉर्ड पर्वत जैसे प्रसिद्ध स्थल स्काईस्वॉर्ड संप्रदाय द्वारा, स्टार मून झील में स्टार मून संप्रदाय था, इंसेंस वैली में इंसेंस वैली संप्रदाय था, जॉयस फॉरेस्ट में जॉयस फॉरेस्ट संप्रदाय था।